तो चालू कर रहे हैं ओप्स एंड गायनी। पहला चैप्टर है गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, ये गायनी गायनी का एक टॉपिक है। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़ेंगे हिंदी में। सबसे पहले हर कोई बेसिक जानता है कि गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है। इसमें गैमिट्स बनते हैं। ठीक है, गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है गैमिट्स का बनना। यहाँ एक चीज़ लिख रखी है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, एक स्पर्म होता है और एक फीमेल का एग होता है। एग को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रोन्यूक्लियस भी कहते हैं। जब ये दोनों मिलते हैं तो क्या बनता है, जाइगोट बनता है। ठीक है, तो जाइगोट मान ले बन गया। अब हम लोग मेन चीज़ देखेंगे कि इससे पहले क्या क्या होता है। ये स्पर्म, ये जो प्रोन्यूक्लियस है जिसको हम लोग एग या फिर ओवम भी बोलते हैं, ये दोनों बनने की जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, उसी को हम लोग गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, ये तो पता ही है। तो गैमेटोजेनेसिस अगर मेल में हो रहा है, किसी लड़के में हो रहा है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या बनता है, स्पर्म। ठीक है, और अगर किसी लड़की में बन रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, oogenesis, क्योंकि यहाँ पे ओवम बनता है, एग बनता है। ठीक है, तो ये चालू कैसे होता है, कब होता है, तो हमारे पास एक होता है प्राइमोडियल जर्म सेल, मतलब एक कोई ना कोई सेल होता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग जानते हैं प्लूरीपोटेंट सेल्स होते हैं, टोटीपोटेंट सेल्स होते हैं। तो वही जो सेल है ना, जर्म सेल होता है, उसी से ही आगे की जितने भी सेल हैं बनना चालू होते हैं, और उसी से ही पूरी की पूरी एक बॉडी बन के तैयार हो जाती है। ठीक है, तो हम लोग चालू करते हैं। तो गैमेटोजेनेसिस में सबसे पहले एक एपीब्लास्ट, ठीक है, जिससे ओरिजिन हो रहा है। एपीब्लास्ट, ब्लास्ट मतलब क्या होता है, कोई भी एक सेल होता है जो कि आगे आने वाले जो सेल्स हैं उनको बनाने का काम करता है। ठीक है, तो प्राइमोडियल जर्म सेल बना एपीब्लास्ट से। ठीक है, अब क्या होगा कि एंडोडर्मल साइट पे जाएगा, और चौथे हफ्ते, मतलब जब 4 हफ्ते का जो ईऑक्सिक हो जाएगा, वहाँ पे एंडोडर्मल पे प्राइमोडियल जर्म सेल पहुँचेगा। ठीक है, इसके बाद जेनिटल रिजिस पे जाएगा। ठीक है, 5वें हफ्ते पे जेनिटल रिज बनेगा। ठीक है, फिर जेनिटल रिज जो होता है ना, यही चीज़ होता है जिससे हम लोग ओवरी और टेस्टिस को, ठीक है, बनता हुआ देखते हैं। तो टेस्टिस के अंदर होता है स्पर्मेटोगोनिया, ओवरी के अंदर होता है oogonia। ये दोनों के दोनों सेल हैं। यही जो सेल है आगे चल के फॉर्मेशन करेंगे गैमेटोजेनेसिस का। ठीक है, इफ द जर्म सेल डिविएट फ्रॉम इट्स नॉर्मल पाथवे, अगर जो जर्म सेल है अपने नॉर्मल पाथवे से थोड़ा सा भी भटक जाए तो क्या बनता है, टेराटोमास। अब तुम्हें पता ही होगा, टेराटोमास एक तरह से लग रहा है नाम से ओमा कि कोई बिनाइन ट्यूमर है, बट ये ट्यूमर नहीं होता है। ठीक है, तो आप देखेंगे नेक में और सैक्रोकोक्किजियल रीजन। तो जैसे हमारी जो वर्टिब्रा होती है उसमें सबसे नीचे होती है सैक्रम और कोकिक्स। तो सैक्रोकोक्किजियल रीजन में सैक्रोकोक्किजियल टेराटोमा बनेगा, और नेक में ओरोफेरेंजियल टेराटोमा बनेगा, अगर जर्म सेल डिविएट कर जाता है अपने नॉर्मल पाथवे से तो, नहीं तो नॉर्मली चलेगा। तो आप देखते हैं टेराटोमा, यहाँ पे कुछ लिख रखा है, टेराटोमा आर फॉर्म बिकॉज प्राइमोडियल जर्म सेल्स आर प्लूरीपोटेंट। देखो टेराटोमा क्यों बनता है, क्योंकि जो प्लूरीपोटेंट जो होते हैं ना, ये भी क्या है, जर्म सेल है। ठीक है, तो प्लूरीपोटेंट क्या करता है ना, ये सारी 3 लेयर बनाती है। 3 लेयर तुम्हें पता ही होगी कि 3 लेयर जर्म सेल की कौन सी होती है, अगर नहीं पता तो बता देता हूँ। एक होती है तुम्हारी एंडोडर्म, एक होती है एक्टोडर्म, एक होती है मीजोडर्म। ठीक है, जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है एक्टोडर्म होती है, जो सबसे अंदर वाली होती है एंडोडर्म होती है, उसके बीच में होती है मीजोडर्म होती है। ठीक है, तो वो जो तीनों जो जर्म लेयर होती है उनको बनाने का काम कौन सी सेल करती है, प्लूरीपोटेंट। ठीक है, तो उनको हम लोग प्लूरीपोटेंट कहते हैं। तो एक एक सेल है टोटीपोटेंट। जो टोटीपोटेंट सेल है वो क्या बनाती हैं, एम्ब्रियोनिक बनाती हैं, और साथ में एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर बनाती हैं। जो टोटीपोटेंट सेल होती है वो बनाती है एम्ब्रियोनिक प्लस में एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर बनाती है। एक तरह से एग्जांपल यहाँ पे रखा है कि हर ईच सेल ऑफ 8 सेल जाइगोट। ठीक है, जैसे कि जो टोटीपोटेंट सेल है वो हर सेल में है जो कि 8 सेल जाइगोट होता है। जब हमारा ये बना, फर्टिलाइजेशन हुआ, उसके अंदर क्या था, एक ओवम और साथ में क्या था, एक स्पर्म। जब वो दोनों के दोनों फ्यूज हुए तो क्या बना, पहले जाइगोट बना। जाइगोट मान लो एक सेल है, फिर उसके अंदर डुप्लीकेशन होगा, 2 सेल होगा, 4 सेल होगा, 4 सेल के बाद 8 सेल होगा। तो 8 सेल का जो जाइगोट है वो एक तरह से टोटीपोटेंट सेल है। ठीक है, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन तुम्हें पता होगा 2 तरह की होती है, एक माइटोसिस एक मियोसिस। एक ही हर कोई पढ़ता है नीट के टाइम पे। तो माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस में अगर याद हो तो तुम्हें पता है कि इसमें जो क्रोमोसोम नंबर हो, जैसे 23 है तो 23 ही रहेगा डिवीजन होने के बाद भी। लेकिन मियोसिस में दो दो तरह की मियोसिस होती है, एक होता है 1, एक होता है 2। तो 1 में क्या होता है ना कि जैसे पहले 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है तो आधे हो जाएंगे, रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं इसे। तो मियोसिस 1 में क्या होता है कि आधे हो जाते हैं, जैसे पहले 46 थे तो 23 हो जाएंगे। और मियोसिस 2 में क्या होगा, इसमें कुछ नहीं होगा, जैसे 23 है तो 23 ही रहेंगे। ठीक है, तो ये ऊपर ऊपर से बता दिया मैंने, माइटोसिस और मियोसिस। तो वही चीज़ यहाँ पे लिख भी रखा है। अब यहाँ पे लिख रखा है कि मियोसिस 1 के अंदर और 4 फेज होते हैं, तो वो 4 फेज को रटने का तरीका क्या हो गया, PMAT। ठीक है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, इसी सीक्वेंस में इसको याद करना होता है। सबसे पहले प्रोफेज आता है,
फिर मेटाफेज आता है, फिर एनाफेज आता है, फिर टीलोफेज आता है। तो इसको इसी सीक्वेंस में याद करना है, PMAT। जैसे कि पहले हम लोग APIMT देते थे, तो उसमें से अगर तुम थोड़ा ध्यान करोगे तो उससे ये ट्रिक बन जाएगी PMAT, ठीक है। अब देखते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्म जो बनता है मेल के अंदर, किसी लड़के में जो स्पर्म बनेगा, तो वो स्पर्म बनने की प्रोसेस को हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ पर होता है? ये टेस्टिस में होता है, ठीक है। टेस्टिस जो कि अंडाशय होता है लड़कों में, वो उस टेस्टिस के अंदर ही ये वाली फॉर्मेशन होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। तो इसमें अब दो चीज़ें हैं, एक होता है इंटेस्टिशियल कंपार्टमेंट, एक होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो जो इंटेस्टिशियल एरिया में हो उसमें एक सेल होता है लेडिक सेल। अगर तुम्हें याद हो नीट के टाइम पे हम लोगों ने पढ़ा था लेडिक सेल, ये क्या करता है? टेस्टोस्टेरोन बनाता है, ठीक है। इसी का दूसरा नाम इंटेस्टिशियल सेल भी कहते थे हम लोग उस समय। तो लेडिक सेल, इंटेस्टिशियल सेल बोलो, और ये करता है टेस्टोस्टेरोन बनाते हैं। यही टेस्टोस्टेरोन हमारे लड़कों में दाढ़ी बाल, ठीक है, ये सब उगाने में, यही सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को मतलब बनाने में काम करता है, ठीक है। और क्या है उसके अलावा? यहाँ पे फाइब्रोब्लास्ट पाए जाएंगे, नियोवैस्कुलर टिश्यूज पाए जाएंगे, इनका कोई खास रोल नहीं है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे सर्टोली सेल जो कि मेन सेल है, जिसको हम लोग नर्व सेल भी कहते थे, याद हो तो सर्टोली सेल क्या करती है? इनिविन बी रिलीज करती है, ठीक है। इनिविन बी रिलीज करती है सर्टोली सेल, और साथ में ये स्पर्म की फॉर्मेशन में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। जब स्पर्मेटिड होता है तो स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनाने में काम करती है सर्टोली सेल। तो इसीलिए इसको नर्व सेल भी कहते हैं, नरिशमेंट का काम करती है स्पर्म का, ठीक है। अब क्या है? जर्म सेल। जर्म सेल जो है यही मेन चीज़ है, ठीक है। जर्म सेल की बहुत सारी स्टेजेस होती हैं, आगे हम देखेंगे। हार्मोनल स्टिमुलस फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। अगर हम बात करें हार्मोन्स कौन कौन से स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करते हैं, तो हमने देखा टेस्टोस्टेरोन लेडिक सेल में, ठीक है। तो टेस्टोस्टेरोन जो कि एक मेन हार्मोन है। इसके अलावा LH एंड FSH अगर याद हो तो इसको ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं, इसको फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं। इन दोनों का अलग अलग रोल होता है, लड़कियों में भी लड़कों में भी। तो ये सब भी हेल्प करेंगे, ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस में। आगे बात करते हैं सर्टोली सेल। अभी हमने यहाँ पे देखा था सर्टोली सेल जो होते हैं उसके पास टाइट जंक्शन होता है, हमने पहले ही पढ़ रखा था। जंक्शंस 3-4 तरह के होते हैं। तो टाइट जंक्शन मतलब जब कोई भी दो सेल आपस में बहुत ज़्यादा क्लोजली मतलब अटैच होते हैं, जो अपने बीच में किसी को भी जाने ना दे, तो फिर इसको टाइट जंक्शन कहते हैं। तो सर्टोली सेल की जो आसपास क्या होता है? टाइट जंक्शन होता है, विच फॉर्म द ब्लड टेस्टिस बैरियर, जिसके कारण क्या बन जाता है? ब्लड और टेस्टिस में बैरियर बन जाता है, ठीक है। मतलब कि कोई भी चीज़ वहाँ से यहाँ नहीं जा पाएगी। प्रोटेक्ट जर्म सेल फ्रॉम आउटर सर्कुलेटिंग फैक्टर। जैसे कि देखो ब्लड के अंदर मान लो कोई टॉक्सिन आ गया, कोई मतलब बाहर से फॉरेन बॉडी आ गई, कोई हार्मोन आ गया, कोई एक्स्ट्रा हार्मोन जिसकी ज़रूरत नहीं है वहाँ टेस्टिस में, तो इन्हीं सबको बचाने में जो हेल्प करता है वो टाइट जंक्शन हेल्प करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेल लाइन आउटसाइड ब्लड टेस्टिस बैरियर, ठीक है। तो कौन कौन से सेल होते हैं ब्लड टेस्टिस बैरियर में, ठीक है। तो एक लेडिक सेल भी होता है, लेडिक सेल हमने देखा था यहाँ पे। तो लेडिक सेल और स्पर्मेटोजेनेसिस भी है। अभी स्पर्मेटोजेनेसिस कब चालू होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस चालू होता है प्यूबर्टी के टाइम पे। मतलब क्या है प्यूबर्टी? प्यूबर्टी देखो लड़कों में अलग टाइम पे आती है, लड़कियों में अलग टाइम पे आती है। लड़कियों में थोड़ा 1-2 साल जल्दी आ जाती है, ठीक है। तो 8 से याद कर सकते हैं, 8 से 12 साल में लड़कियों में आ जाती है, 9 से 13 साल में लड़कों में आ जाती है। तो इसी को प्यूबर्टी कहते हैं, मतलब कि लड़का अब जवान हो रहा है। तो स्पर्मेटोगोनिया एक सेल्स हैं, हमने पहले देखा था। स्पर्मेटोगोनिया और लड़कियों में होता है उगोनिया। तो स्पर्मेटोगोनिया जो सेल हैं, ये देखो अभी यहाँ पे इसके क्रोमोसोम कितने हैं? 46 है। 44 होते हैं ऑटोसोमल और 2 होते हैं सेक्स वाले, तो एक्स और वाई, जिनसे पता चलता है लड़का है या लड़की। अगर ये XX होता तो ये लड़की होता, लेकिन ये क्या है? लड़का है, स्पर्मेटोगोनिया बना रहा है। तो प्यूबर्टी में चालू होगा। तो स्पर्मेटोगोनिया और टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया, टाइप ए टाइप बी, ठीक है। तो टाइप ए क्या करेगा? ये अपना माइटोसिस करता रहेगा। हमने पहले देखा था माइटोसिस क्या होता है कि नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम होंगे वो सेम रहेंगे, ठीक है, कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो इसमें 46 अगर क्रोमोसोम है तो 46 ही क्रोमोसोम रहेंगे स्पर्मेटोगोनिया में, मतलब कि वो कोई भी उसमें चेंज नहीं आएगा, ताकि वो आगे के काम कर सकें। बाकी हमारे लिए मेन जो है वो टाइप बी है। टाइप बी में क्या होता है कि अभी इसमें पहले तो माइटोसिस हो रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे अभी सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, 2n, मतलब क्या है? डिप्लॉयड। तो डिप्लॉयड ही क्रोमोसोम यहाँ पे देखने को मिलेंगे, मतलब 46 ही है। देखो इसको हम लोग प्राइमरी बोल दिया, हमने यहाँ पे प्राइमरी बोल दिया, ठीक है। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर मियोसिस 1 होगी। मियोसिस 1 अगर याद हो तो इसमें बताया था मैंने कि जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहेंगे उसके आधे हो जाएंगे, मतलब कि रिडक्शनल डिवीजन होती है। तो देखो अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे 2n था, यहाँ पे 1n हो गया, मतलब कि सिंगल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बचे। पहले यहाँ पे 46 थे, अब यहाँ पे देखो 22 प्लस में x मतलब कि 23 हो गए हैं। यहाँ पे 22 प्लस वाई, मतलब अब देखो x और y दोनों अलग अलग होंगे, तो एक में y चला गया, एक में x चला गया। इसी से ही कंफर्म होता है
कि आगे चल के लड़का हो गया या लड़की हो गई। अगर ये वाला जाएगा स्पर्म तो क्या बनेगा लड़की, अगर ये वाला जाएगा तो क्या बनेगा लड़का, ठीक है। तो ये हर कोई इस चीज़ को देख सकते हैं, यहाँ पे 50% चांस होता है कि लड़का होगा कि लड़की होगा, ठीक है। अब मियोसिस 2 होगी, मियोसिस 2 के अंदर जो कि डिवीज़न होती है, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहेंगे, मतलब कि 1n है, यहाँ पे भी 1n, मतलब कि यहाँ पे 23 है, यहाँ पे भी 23 रहेगा, तो कोई भी चेंज नहीं होगा, बस इसका नाम चेंज हो जाएगा। यहाँ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गया था, अभी इसका नाम स्पर्मेटिड बन गया है। स्पर्मेटिड को स्पर्मेटोजोआ बनने के लिए कौन हेल्प करेगा, सर्टोली सेल हेल्प करेगा। यही चीज़ मैंने पहले ही बताया था कि सर्टोली को हम नर्व सेल क्यों कहते हैं, ठीक है। इसके आगे जब स्पर्मेटिड से स्पर्मेटाजोआ बनता है तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। अगर याद हो तो नीट के टाइम पे हम लोग बहुत ज़्यादा रटते थे इस चीज़ को, 3 टर्म होती थी, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस और एक ये होता है स्पर्मिएशन। तो इसमें बड़ा ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता था, अभी अच्छे से क्लियर कर देता हूँ मैं यहाँ पे। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है कि स्पर्म बन रहा है, स्पर्मियोजेनेसिस क्या हो रहा है कि स्पर्मेटोजोआ बन रहा है, स्पर्मिएशन क्या होता है कि स्पर्मेटोजोआ अब वहाँ से बाहर निकल रहा है। सेमनीफेरस एरिया में बन रहा था, तो सेमनीफेरस एरिया से जब वो बाहर निकलेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे स्पर्मिएशन। देखो यहाँ लिख रखा है अच्छे से कि स्पर्मिएशन क्या होता है, स्पर्म रिलीज इनटू द ल्यूमेन ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर सारे काम हो रहे थे, वहाँ से जब बाहर निकलेगा तो उसको हम लोग स्पर्मिएशन कह देंगे, ठीक है। ये जो तुम्हारे सामने अभी जो पिक्चर दिख रही है, ये पिक्चर क्या है, ये उसके अंदर का ही है। किसके अंदर का, अभी जो मैंने बताया सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर का ही। देखो ये लाइनिंग में जो अभी सेल है, ये टाइप ए टाइप बी, यहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया है, इन्हीं से डिवाइड होके बनेंगे प्राइमरी, फिर उसका सेकेंडरी। देखो यहाँ लिख रखा है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर स्पर्मेटिड, ठीक है। ये सर्टोली सेल, ये रहा लिखा, सर्टोली सेल नर्सिंग सेल है जिससे अटैच होके जो स्पर्मेटिड था वो स्पर्मेटोजोआ बनेगा, फिर वही स्पर्मेटोजोआ जो होगा स्पर्म बनेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे दिखा रखा है फोटो में। फिर आगे नीचे देखते हैं ये फोटो क्या है, ये देखो ये टेस्टिस है, ठीक है। इस टेस्टिस के अंदर ही अगर जूम करेंगे तभी ये दिख रहा है हमें, ठीक है। तो ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल को हमने कट करके देखा तो ऐसा है, इसी को जब जूम किया था तो ये था, ठीक है। और यहीं से ये देखो एपिडिडिमिस, ये हमने पहले भी रट रखा है नीट के टाइम पे, एपिडिडिमिस, यहाँ पे वास डिफरेंस, ठीक है। तो यही सब चीज़ें आगे यहाँ बीच में रेटी टेस्टिस होता था, ठीक है। तो यहाँ दिख नहीं रहा है, यहाँ पे लेकिन है, ठीक है। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ नीचे क्या है, ये है तुम्हारा का पूरा इसका, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है, यही चीज़ है टेस्टिस, ठीक है। टेस्टिस के अंदर जो एक सेल है इसको हमने जूम किया हुआ है, इसके अंदर देखो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल को जैसे यहाँ पे एक कार्टून की तरह बना रखा है, तो उसी को हमने माइक्रोस्कोप के अंदर एक तरह से हम देख रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो सब चीज़ें दिख रही हैं लेकिन ज़्यादा ढंग से नहीं दिख रही हैं। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि हमारे स्पर्मेटोजेनेसिस से रिलेटेड हैं। तो क्या है कि कौन सी जगह पे स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, ये मैंने पहले ही बता रखा है, कहाँ पे होता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर होता है, ठीक है। वहीं पे तो सारे काम हो रहे थे। अब अगर हम समय बताएं तो कौन कितना समय लगता है स्पर्मेटोजेनेसिस होने में, तो 70 से 74 दिन लगते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब कि क्या बनने में, स्पर्म बनने में हमें 70 से 74 दिन लगते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि 70 से 74 दिन तक हमें कुछ करना ही नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि बनता रहता है, रेगुलर बनता रहता है हर किसी का, मतलब जैसे हर एक सेल के अलग अलग टाइम होता है ना, तो रोज रेगुलर बनता है, ऐसा नहीं है कि रेगुलर नहीं बनता है। लेकिन अगर एक ही सेल होता तो उसको कितना टाइम लगता, 70 से 74 दिन लगता है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस हुआ, इससे क्या बना, स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म बन गया, ठीक है। तो यही प्रोसेस है। अब क्या है स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस मैंने पहले बता दिया था। क्या है स्पर्मियोजेनेसिस, जब हमारा स्पर्मेटेड स्पर्म बनता है, कहाँ बनता है, सर्टोली की हेल्प से बनता है, सर्टोली सेल की हेल्प से बनता है, तो इसी को हम लोग स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। तो स्पर्म के अंदर अगर हम ध्यान से देखो तो ये रहे पूरी की पूरी स्पर्म की बॉडी, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या है, इस स्पर्म के अंदर एक हेड है, यहाँ पे एक नेक है, जैसे एक आम आदमी के होता है हेड और नेक, ठीक है। उसके बाद मिडल पीस है, मतलब ये क्या है, ठीक है, बीच का पार्ट। इसी के अंदर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, जिसकी हेल्प से ये बहुत ज़्यादा मूव करता है, ठीक है। यहीं से माइटोकॉन्ड्रिया का तुम्हें पता हो तो पावर हाउस ऑफ द सेल क्या कहा जाता है वो, है ना, नीट टाइम पर रटते थे हम, ज़्यादा बहुत ज़्यादा रटते थे, ठीक है। और ये हेड के अंदर ही मेन चीज़ होता है न्यूक्लियस, यही जाता है ओवम के अंदर, ठीक है। इसी से फिर बनता है क्या, बच्चा, ठीक है। और एक्रोसोम, एक्रोसोम के अंदर ही कुछ एंजाइम्स होते हैं जो एक्रोसोमल रिएक्शंस करते हैं, आगे हम पढ़ेंगे इसे भी अच्छे से। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखो ये बाहर जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, टेल के बाहर जो है लेयर है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेयर है। तो न्यूक्लियस, हेडोस्पर्म, माइटोकॉन्ड्रिया मिडिल पीस में है, गोल्गी अपैरेटस एक्रोसोमल कैप में है, सेंट्रियल और सेंट्रल जो होता है नेक एंड टेल में है, जहाँ पे अरेंजमेंट क्या है, एक्सोफिलामेंट 9+2, ये सब चीज़ें बहुत पहले की हैं हम लोगों ने।
नीट के टाइम पे बायोलॉजी में अच्छे से देख रखा है, वहाँ पे बहुत अच्छे से पढ़ा था हमने। अब देखते हैं कितना टाइम लगता है स्पर्मियोजेनेसिस होने में। अभी हमने पीछे देखा था स्पर्मियोजेनेसिस होने में 70 से 74 दिन लगते हैं, यहाँ हम देख रहे हैं स्पर्मियोजेनेसिस में कितना टाइम लगता है, तो 10 से 14 दिन लगते हैं। तो टोटल अगर हम प्लस कर देंगे तो अप्रॉक्स 90 डेज़ लगते हैं टोटल फॉर्मेशन, मतलब स्पर्म बनने में, ठीक है। तो एक्सियल फिलामेंट क्या होता है, एक डायनियन प्रोटीन होता है, ठीक है, जो कि होल्ड करता है माइक्रोफिलामेंट को और हेल्प करता है मोटिलिटी में। जो एक्सियल फिलामेंट यहाँ पर है टेल में, यही हेल्प करता है मोटिलिटी में, ठीक है, जिससे इसको मूव करता है और मूव करके साइड तक पहुँचता है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। स्पर्म स्पर्म के अंदर हम देखते हैं क्या चीज़ें। स्पर्म का जो साइज होता है वो 50 से 60 माइक्रोन होता है, जो कि हमारे ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा छोटा सेल कहा जाता है, ठीक है। और ये फर्टिलाइजेबल कब तक होता है, मतलब कि अगर हम स्पर्म को छोड़ दें तो वो कितने दिन में फर्टिलाइज कर सकता है, तो 48 से 72 घंटे लिख रखा है, मतलब कि 2 से 3 दिन तक वो फर्टिलाइज कर सकता है। लेकिन अगर तुम्हें याद हो तो जो एग होता है वो 24 घंटे तक ही सर्वाइव कर सकता है, तो कोई फ़ायदा नहीं इसका मतलब, है ना। 24 घंटे के अंदर ही स्पर्म और ओवम को मिलना होता है। स्पर्म जो सेमनीफेरस ट्यूबुल के अंदर होते हैं वो मोटाइल नहीं होते हैं, इनको मोटाइल होने के लिए आगे बढ़ना पड़ता है, और कहाँ पर बढ़ता है, रेटिटेस्टिस के अंदर पहुँचता है, ठीक है। रेटिटेस्टिस मैंने पीछे दिखाया था आपको, जो कि नेटवर्क ऑफ डक्ट होता है, यहाँ पर बहुत सारे डक्ट्स होते हैं। इसके आगे फिर क्या आता है, रेटिटेस्टिस के जस्ट बाद आता है एपिडिडाइमस। तो एपिडिडाइमस जो होता है प्रॉक्सिमल पार्ट जो होता है एपिडिडाइमस का, वहाँ पे ही स्पर्म मैच्योरिटी गेन करता है, मतलब इसके बाद ये मोटाइल होता है, ठीक है। वहाँ पे थोड़ा टाइम तक रुकता है, वहाँ पे मैच्योर होता है स्पर्म, उसके बाद वो मूव कर सकता है। फिर जो एपिडिडाइमस का दूसरा पार्ट है डिस्टल पार्ट, मतलब दूर का पार्ट, वहाँ पर क्या होता है, स्पर्म मोटिलिटी गेन करता है। देखो हम यहाँ पे मैच्योर हुआ, यहाँ पे मोटिलिटी गेन किया, ठीक है। अब बीटा डिफेंसिन प्रोटीन की बात करें, बीटा डिफेंसिन प्रोटीन क्या करता है, स्पर्म में मोटिलिटी में हेल्प करता है। स्पर्म की जो मोटिलिटी होती है उसमें जो मदद करता है वो बीटा डिफेंसिव प्रोटीन करता है। टाइम फॉर मैच्योरेशन, यही जो सारा काम हो रहा है, मैच्योर होने में कितना टाइम लगता है, 2 दिन से 2 हफ्ते लगता है। देख लो भाई, पहले भी इतना टाइम लगा था, उसके बाद भी इतना टाइम लग रहा है। एक्ट एज अ रिजर्वायर ऑफ स्पर्म बिफोर इजैकुलेशन, जो एपिडिडमिस होता है उसको हम एक तरह से रिजर्वायर ऑफ स्पर्म भी कहते हैं। तो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें लिख रखी थी सारी सारी कहाँ होती है, एपिडिडमिस के अंदर होती हैं। अब एक टर्म देखेंगे हम लोग, कैपेसिटेशन। तो याद होगा ये सब भी नीट के टाइम पे हम लोग पढ़ चुके हैं, वहाँ पे डीकैपिटेशन पढ़ते थे। तो जो कैपेसिटेशन होता है इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारा स्पर्म है, फाइनल स्टेप होता है स्पर्म का, फाइनल स्टेप विच मेक्स द स्पर्म कैपेबल ऑफ फर्टिलाइज, मतलब कि अब इसके बाद वो फर्टिलाइज कर सकता है। और ये कहाँ पर होता है, ये मेल के अंदर नहीं होता है, ये फीमेल की बॉडी के अंदर ही होता है। जब हमारा स्पर्म फीमेल की अंदर जाएगा, वेजाइना में जाएगा, सर्विक्स में जाएगा, तब वहाँ पे ही क्या बनेगा, वहाँ पे ही एक डीकैपिटेशन होगा। डीकैपेसिटेशन होने के बाद ही क्या होगा, स्पर्म मोटिलिटी गेन करता है, उसके बाद वो और ज़्यादा फर्टिलाइज करने लायक हो जाता है। तो ये कहाँ पर होता है, देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में सर्विक्स, ठीक है। पहले वेजाइना होता है, फिर उसका सर्विक्स होता है अंदर, है ना। सर्विक्स के बाद ही क्या होता है, यूट्रस होता है। स्पर्म यहाँ पे क्या करेगा, हाइपर मोटाइल हो जाएगा। पहले मोटाइल हुआ था एपिडिडमिस के अंदर, यहाँ पर हो जाएगा हाइपर मोटाइल, ठीक है। टाइम टेकन, कितना टाइम लगेगा इस प्रोसेस में, ठीक है, कैपेसिटेशन होने में कितना टाइम लगेगा, तो 6 से 8 घंटा टाइम लगेगा। टाइम टेकन फॉर इन विट्रो कैपेसिटेशन, तो इन विट्रो मतलब क्या होता है, इन वीवो होता है कि इन विट्रो होता है। इन विट्रो मतलब कि जब हम कोई काम लैब में करते हैं, इन वीवो मतलब होता है जब कोई काम नॉर्मल ह्यूमन बॉडी के अंदर होता है। तो इन विट्रो मतलब कि हम लोग लैब में कर रहे हैं, और कितना टाइम लगेगा लैब में कैपेसिटेशन होने में, 2 घंटा। हमने अभी देखा था 6 से 8 घंटा लग रहा था, कहाँ पे, 6 से 8 घंटा लग रहा था ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो वेजाइना एक्ट एज रिजर्वायर, ठीक है, वेजाइना एक्ट एज रिजर्वायर ऑफ स्पर्म फॉर 2 आवर्स, ठीक है, मतलब 2 घंटे तक क्या होता है, वेजाइना में स्पर्म रहता है, ठीक है। सर्विक्स सर्व एज अ रिजर्वायर फॉर 3 डेज, सर्विक्स में कितने दिन तक रहेगा, 3 दिन तक रहता है, ठीक। oogenesis, अब देखो हमने एक चीज़ खत्म कर दिया है अभी तक, क्या खत्म कर दिया है, स्पर्मेटोजेनेसिस, अब बचा है oogenesis, ठीक है। oogenesis हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।